गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि घर में रहना मुश्किल लग रहा था और मैंने आखिर अपने पति को वेकेशंस पर जाने के लिए मना ही लिया। रॉकी और नीना भी बहुत एक्साइटेड थे और फाइनली हमने स्विट्जरलैंड की टिकट्स बुक कर ली। मुझे आज भी याद है कि पहली बार मुझे अपनी फैमिली के साथ प्लेन में बैठकर कितनी खुशी हुई थी। नीना भागकर विंडो सीट पर बैठ गई और रॉकी ने मजे से हेडफोन लगा लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी सीट बेल्ट बांध लें और अपनी सीट सीधी कर लें और हॉरर टाउन को सब्सक्राइब कर लें। हम कुछ ही देर में टेक ऑफ करने वाले हैं। टेक ऑफ के तकरीबन 30 मिनट बाद एक अजीब सी औरत मेरे पास आकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था वो कई दिनों से सोई नहीं है। पहले मुझे लगा वो बस बात करना चाहती है, मगर जब वो मेरे करीब आई मुझे लगा दाल में कुछ काला है। बात सुनो, इस प्लेन में साइको किलर है। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रही है, मगर वो बोलती चली गई। मैं एक डिटेक्टिव हूँ, हम काफी अरसे से उसे ढूंढ रहे हैं। वो बार बार अपना भेस बदलता है। मुझे बस लोगों को ऑब्जर्व करने में तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे पति जो नीना को जूस पिला रहे थे, उन्हें नहीं पता था यहाँ क्या हो रहा है। डिटेक्टिव ने मुझे जल्दी से कुछ दिखाया जो आईडी कार्ड जैसा लग रहा था। मैं सही से वो देख नहीं पाई। उसने फौरन मुझसे पूछा कि मैंने यहाँ कुछ अजीब नोटिस किया है। मेरे साथ मेरे 2 छोटे बच्चे थे, इसलिए मैं इस सब में नहीं पढ़ना चाहती थी। मगर फिर मैंने सोचा कि क्या पता सच में यहाँ किलर हो और मेरी वजह से कई लोगों की जान बच जाए। और फिर फौरन मैंने एक आदमी की तरफ इशारा किया। फिर मैंने उसे इस आदमी के बारे में बताया जो बहुत परेशानी में बार बार अपनी वॉच चेक कर रहा था। डिटेक्टिव सब चीजें नोट कर रही थी। तभी मेरे पति ने ये सब नोटिस किया। इससे पहले मैं कुछ कहती, उस औरत ने बहुत पोलाइटली अपना तारुफ करवाया कि मैं डिटेक्टिव रिया हूं और इस प्लेन में एक खतरनाक साइको किलर है। फिर हम सब ने पैसेंजर्स को नोटिस करना शुरू कर दिया। रॉकी ने इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठी एक औरत की तरफ इशारा किया, क्योंकि वो बार बार अपना पर्स खोल और बंद कर रही थी। नीना ने धीरे से कहा कि बाथरूम के पास खड़ा लंबा आदमी बहुत अजीब लग रहा है। मेरे पति ने भी एक पैसेंजर का बताया जो इधर उधर घूर रहा था। हम तकरीबन 2 घंटे एक स्ट्रेंजर के साथ मिलकर इनोसेंट लोगों को रैंडम बिहेवियर्स के बेसिस पर जज कर रहे थे। बट उस टाइम हमारे दिल में बहुत खौफ था। हर इंसान सस्पिशियस लग रहा था। डिटेक्टिव बार बार हमारा शुक्रिया अदा करती। जब प्लेन लैंड हुआ, मेरा दिल सुकून में आ गया। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने मेरी कितनी मदद की है। और फिर वो भीड़ के बीच में गायब हो गई। नीना बार बार पूछ रही थी कि किलर मिला कि नहीं। रॉकी अपने आप को बहुत बहादुर समझ रहा था। लगेज का वेट करते समय मैंने नोटिस किया कि मेरे पति फोन में खोए से हुए थे। उनके रंग उड़े हुए थे। उन्होंने स्क्रीन मेरी तरफ की। पुलिस साइको किलर को ढूंढ रही है जो आखिरी बार हॉरर टाउन एयरपोर्ट पर देखा गया। हेडलाइन के नीचे फोटो थी और वो वही औरत थी, वही जो खुद को डिटेक्टिव कह रही थी।
मेरी सांसें तेज हो गईं। आर्टिकल के मुताबिक पुलिस उसे कई कंट्रीज में तलाश कर रही थी। विटनेसेस के अकॉर्डिंग वो अक्सर पब्लिक प्लेसेस में फैमिलीज के पास जाकर खुद को ट्रस्टवर्दी दिखाती थी। मेरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था। हम किलर को पकड़ने में मदद नहीं कर रहे थे, हम तो उस किलर की मदद कर रहे थे ताकि वो अपने आसपास के लोगों को स्टडी कर सके और अपने लिए सही शिकार चुन सके। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि हमने उस पर बिना सोचे विश्वास कर लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पुरसुकून लग रही थी, जबकि बाकी सब लोग डरे हुए लग रहे थे। पुलिस के मुताबिक वो अक्सर प्लेन्स में ट्रैवल करती है और हर फ्लाइट में किसी एक इंसान को चूज करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक बात ये थी कि आज तक किसी को नहीं पता चल सका कि वो अपना शिकार किस बुनियाद पर सिलेक्ट करती है। और इस बार शिकार ये थी। हमने अभी अभी अपने एग्जाम्स खत्म किए थे और ऑनेस्टली कॉलेज लाइफ से बुरी तरह थक चुके थे। वहीं बोरिंग असाइनमेंट्स, क्लासेस, सबसे दूर होना चाहते थे। तभी हमारे फ्रेंड रियान को इंटरनेट पर एक छोटा सा माउंटेन टाउन मिला जिसका नाम एशब्रोक था। ये शांत सी जगह समर वेकेशंस मनाने के लिए परफेक्ट लग रही थी। इसलिए मैं, सैम और रियान ने डिसाइड किया कि पूरा एक हफ्ता वहीं गुजारेंगे। सफर लगभग 8 घंटे का था। जैसे जैसे हम शहर से दूर जा रहे थे, सड़कें खाली होती जा रही थी और हवा में अजीब सी ठंड पैदा हो रही थी। लेकिन जब हम एशब्रोक पहुंचे, मुझे बहुत अजीब फील हुआ। पूरा टाउन खाली लग रहा था। बच्चे, शॉप्स या रैंडम लोग कोई भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, कुछ बिल्डिंग्स के बाहर कुछ कठपुतलियां नजर आ रही थीं। मैंने सोचा शायद ये इस टाउन का कोई ट्रेडिशन होगा। हमें टाउन के सेंटर के पास एक गेस्ट हाउस मिला और फाइनली मुझे वहां एक और इंसान नजर आया। रिसेप्शनिस्ट ने हमारा अच्छे से वेलकम किया और हमें रूम की कीज दे दी। उस शाम हम टाउन की सैर के लिए निकले और बहुत एंजॉय किया। बट अभी भी वहां कोई निवासी नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों, बट मुझे वो सब अच्छा लग रहा था। मैं काफी टाइम से चाह रहा था कि शहर की ट्रैफिक, क्राउड और शोर से दूर हो जाऊं और ये जगह बेस्ट थी। लेकिन उस रात अचानक किसी शोर की वजह से मेरी आंख खुल गई। रियान पहले से उठा हुआ था और खिड़की के पास खड़ा था। सैम भी नींद में उठकर वहां गया। हम तीनों बाहर का मंजर देखकर दंग रह गए। बहुत से लोग हाथ में कैंडल्स पकड़े आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीट से गुजर रहे थे। उनके बीच में बहुत से लोगों ने एक ताबूत उठाया हुआ था। मैंने ताबूत को पास से देखने की कोशिश की। इससे पहले कि मैं देख पाता, सैम चिल्लाया, ताबूत! ताबूत के अंदर एक डेड बॉडी है, खून में लथपथ। मुझे वो आदमी कहीं देखा हुआ लग रहा था। अचानक मुझे याद आया कि ये तो वही ट्रैवलर है जिससे हम गैस स्टेशन पर मिले थे। उसने बताया था कि मैं एशब्रोक जा रहा हूं। अचानक टाउन के लोगों ने हमें देख लिया। उनको ये भी पता चल गया कि हम उन्हें देख रहे थे। रियान ने जल्दी से पर्दे आगे किए। सैम बहुत डर गया था, लेकिन इस सिचुएशन में भी मैंने ज्यादा पैनिक नहीं किया। कुछ देर बाद मैं गेस्ट हाउस से बाहर चला गया और कुछ देर के लिए गायब हो गया। मैंने दोस्तों को नहीं बताया कि मैं कहां जा रहा हूं। जब मैं वापस आया तो वो दोनों गुस्से में थे। वो चिल्लाए कि मैं उन्हें ऐसे छोड़कर क्यों चला गया। मेरे ख्याल में जब मैं इतनी देर बाद वापस आया हूं तो उन्हें मेरा ख्याल करना चाहिए था। खैर, मैं शांत रहा।
मैंने उन्हें कहा कि हम किसी भी तरह एक रात यहाँ गुजार कर सुबह यहाँ से भाग जाएंगे। मगर जब हम सुबह उठे तो सैम कहीं नजर नहीं आया। हमने सोचा कि शायद वो बाहर फिरने गया होगा। हमने पूरा दिन उसे हर जगह ढूंढा, मगर वो गायब हो चुका था। उस रात हमें वही आवाज फिर से आई। हमने फिर से खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, फिर वही ताबूत, मगर इस बार अंदर सैम था। हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हम पूरी तरह टूट चुके थे। ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो चुका है। अगली सुबह हम सच का पता लगाने के लिए बाहर निकले और हमने जो देखा वो सैम की मौत से ज्यादा खौफनाक था। बेकरी के बाहर एक नई कठपुतली थी और वो सैम की थी। उसने सेम वही कपड़े पहने थे जो लास्ट नाइट सैम ने पहने थे। इवन उसकी चिन पर जो निशान था वो भी कठपुतली पर दिखाई दिया। तभी हमें रियलाइज हुआ कि यहाँ के लोग टूरिस्ट को मार देते हैं और कठपुतली बना देते हैं। हम फौरन गेस्ट हाउस गए और बिल्डिंग का एक एक कोना छान मारा। बेसमेंट में हमें कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और न्यूज़पेपर्स मिले और सच सामने आ गया। कई साल पहले एशब्रोक एक नॉर्मल टाउन था, बट फिर लोकल फैक्ट्री के बंद हो जाने के बाद सब बदल गया। लोगों की जॉब्स चली गई, अमीर लोग टाउन छोड़ गए। जो लोग बच गए थे उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। तो टाउन के लीडर ने सोचा कि क्यों ना हम लोगों को सीक्रेटली मारें और उनकी डेड बॉडीज सेल करें। डेड बॉडीज जो इलीगल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज होती हैं। इस ब्लैक मार्केट से हम बहुत पैसा कमा सकते हैं और उन्होंने सोचा कि हम टूरिस्ट को टारगेट करेंगे क्योंकि उन्हें टाउन में ढूंढने वाला कोई भी नहीं होगा और जब तक कोई आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। और कठपुतलियां असली बॉडीज नहीं थीं। वो वैक्स, वुड, क्लॉथ और प्लास्टिक से बनाई जाती थीं। लेकिन टाउन के लोग हर मर्डर के बाद विक्टिम के नाम की कठपुतली बनाते अपनी अचीवमेंट्स के तौर पर। और वो रात वाले कॉफिन के खौफनाक मंजर, वो एक फेक सेरेमनी थी जिसके थ्रू टाउन वाले बॉडी को बाहर लेकर जाते थे। बाद में कॉफिन को ट्रक्स में लोड कर दिया जाता। और खौफनाक बात यह थी कि टाउन वाले अपने आप को किलर्स भी नहीं समझते थे। ये जनरेशन से होता आ रहा था, तो उनके नजदीक टूरिस्ट की जान मायने नहीं रखती थी। रियान ये सब सुनकर सदमे में चला गया, मगर इससे पहले कि वो यहां से भागता मैंने उसे मार दिया, क्योंकि मैं भी इसी टाउन का हिस्सा हूं। कई साल पहले जब मैं रियान और सैम से इवन मिला भी नहीं था, मेरे ग्रैंडफादर मुझे इस टाउन की स्टोरी सुनाते थे। हमारी फैमिली कई साल पहले यहाँ रह चुकी थी। जब मैं बच्चा था मुझे बस ये बेमकसद कहानियां लगती थीं, मगर जब मैं हकीकत में यहाँ आया मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब याद आने लगा। वो कठपुतलियाँ, खाली गलियाँ, सब बिल्कुल उन कहानियों जैसा था। यही रीजन थी कि मैं अपने दोस्तों को छोड़कर काफी देर के लिए गायब हो गया था। मैं कॉफिन वाली बात की डेप्थ में जाना चाहता था और उसी रात जब रियान और सैम सो रहे थे, मैं गेस्ट हाउस छोड़कर पास वाले जंगल की तरफ चल पड़ा, जहां टाउन के लोग मेरा वेट कर रहे थे। उन्होंने मेरा अच्छे से वेलकम किया, जैसे कोई फैमिली मेंबर कई साल बाद घर लौटा हो। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि एक बार मेरे ग्रैंडफादर ने इस टाउन को बचाया था, इसलिए वो मुझे नहीं मारेंगे, मगर इसके लिए मुझे इस टाउन के लिए अपनी वफादारी जाहिर करनी होगी। मुझे अपने दोस्तों को मारना होगा और उनकी बॉडीज टाउन के लोगों को देनी होगी। और मैंने ऐसा ही किया। और आज भी जब कोई टूरिस्ट यहाँ आता है, मैं गेस्ट हाउस के गेट पर उसका वेलकम करता हूँ
और रूम की कीज देता हूँ, जैसे कभी हमारे साथ हुआ था। और अब मैं अपनी जिंदगी का असल मकसद जानता हूँ। मगर आज भी मुझे उन दोनों की कठपुतलियों से बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि वो किसी भी लम्हे मेरे ऊपर हमला कर देंगी। मैं आज 60 साल का हो चुका हूं और इन सलाखों के पीछे गुजरता हुआ मेरा एक एक लम्हा मुझे उन गर्मियों की छुट्टियों की याद दिलाता है। वो याद जो रोहन से जुड़ी है। मैं उन गर्मियों की छुट्टियों में 19 साल का था जब मेरा सबसे अच्छा दोस्त रोहन एक वीक के लिए हमारे घर रुकने आया। मेरे पेरेंट्स की डेथ की वजह से मैं अकेला ही रहता था। रोहन को मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। जैसे उसके पेरेंट्स बहुत अमीर थे और वो मजाक मजाक में कहता रहता कि वो उसके लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हैं। एक रात वो मजाक में कहने लगा, क्यों ना हम प्रिटेंड करें कि मैं किडनैप हो गया हूं और मेरे पेरेंट्स से छुड़वाने के लिए पैसे मांगे। पहले तो सब मजाक में था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इस प्रैंक को लेकर सीरियस हो गए। हम सोच रहे थे कि हम बहुत स्मार्ट हैं। प्लान सिंपल था। मैं उसे जंगल के पास एक पुराने स्टोर रूम में कुछ घंटों के लिए लॉक करूंगा, फिर उसके पेरेंट्स को किडनैपर बनकर कॉल करूंगा और अगली सुबह हम सबको सब सच बता देंगे। फिर उस रात मैं उसे उस पुराने स्टोर रूम में ले गया। वो जगह स्मेल और डस्ट से भरी थी और इंतहा की गर्मी भी थी। फिर भी हम दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये ना हो कि तुम वापस ही ना आओ, रोहन ने अंदर से मजाक में कहा। मैं हंसते हुए वहां से निकल गया। घंटे से भी पहले मैं वापस आ गया। मुझे दूर से दरवाजा पीटने की आवाज आई थी। रोहन जोर जोर से मुझे पुकार रहा था और अब वो सीरियस भी था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा पूरी तरह जर्द था। वो मुश्किल से सांस ले रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। फिर मुझे याद आया कि उसने कुछ मंथ्स पहले मुझे कैजुअली बताया था कि उसे अस्थमा था। मैं भागता हुआ गाड़ी की तरफ गया कि उसका इनहेलर ढूंढ सकूं, बट मेरे कांपते हुए हाथ कुछ भी पकड़ नहीं पा रहे थे। मगर जब मैं वापस आया, रोहन हिल भी नहीं रहा था। वो जा चुका था। पुलिस ने कैमरास में देखा कि मैं रोहन को लॉक कर रहा हूं। उन्होंने मरने से पहले उसकी आवाज भी सुनी जब वो मुझे पुकार रहा था, बट रिकॉर्डिंग्स ब्लर होने की वजह से वो ये ना देख सके कि हम एक्चुअल में हंस रहे थे। कोर्ट में इसे किडनैपिंग और इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर कहा गया। एक प्रैंक की वजह से मैं 40 साल से यहां कैद हूं और आज भी हर गर्मियों में मुझे रोहन के दरवाजा खटखटाने की आवाजें आती हैं। लेकिन मुझे 100% यकीन हो चुका है कि रोहन की मौत अस्थमा की वजह से नहीं हुई। मैंने कई लोगों से सुना था कि स्टोरेज रूम में आत्माएं रहती हैं। और उस दिन भी वो वहां अकेला नहीं था। वो मरने से पहले एक कोने की तरफ बार बार इशारा कर रहा था।